नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुछ सीटों पर गिनती जारी है, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो गई है और हम अभी न्यूज रूम में हैं। कुछ देर पहले आपने हमें देखा, हम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर के बाहर थे, जो उनका केंद्रीय कार्यालय है। वहां आज माहौल वैसा नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी एग्जिट पोल के बाद। अब की बार किसकी सरकार, इस पर संशय थोड़ा कम है, लेकिन अब की बार 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों में से लगभग 242 सीटों पर आगे है। 22 सीटें वो जीत चुकी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। लेकिन बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने 2019 के चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें हासिल की थी। 2014 के चुनाव में, यानी आज से ठीक 10 साल पहले, अकेले दम पर 282 सीटें हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए मार्क और बढ़ाया था, ऊंचा लक्ष्य तय किया था। 370 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम न्यूज रूम में हैं, चुनाव के जो नतीजे आ गए हैं, जितने भी नतीजे आ गए हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए हम यहाँ हैं। और मेरे साथ दो संपादक, कैपिटल हेडलाइंस के संपादक महेंद्र सिंह जी हैं, दूसरा युग वार्ता मैगजीन, जो बड़ी लोकप्रिय मैगजीन है, उसके संपादक संजीव कुमार जी हैं। इनसे हमने चुनाव के बीच में भी संजीव कुमार जी से बात की थी। आज जब नतीजे का दिन है, और महेंद्र जी से तो आप लगातार सुनते ही रहे हैं, महेंद्र जी और हम चर्चा करते रहे हैं तमाम मुद्दों पर, चुनाव की स्थिति पर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पर, हर चरण के बाद हमने चर्चा की है। और आखिरी चर्चा जो आपने हमारी देखी होगी, दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल से हमने चर्चा की थी। और हमारी उम्मीद थी, जो हमारा अपना था, एग्जिट पोल के पहले हमने अपना अनुमान जाहिर किया था, वहां मैंने खास तौर पर, हालांकि महेंद्र जी का आकलन 240 के आसपास ही था भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरा अपना आकलन था कि 250 से 280 के बीच में सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। लेकिन आज वो तस्वीर उभर कर नहीं आ रही है सामने। महेंद्र सिंह जी, क्या तस्वीर है? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय की क्या तस्वीर है। हालांकि दर्शक चैनल पे देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक मोटी मोटी जो तस्वीर है, आप उसको बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे जो उसके गढ़ हैं, वहां अच्छा किया है, केरल में भी सीट जीती है, साउथ में अच्छा प्रदर्शन है, उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन है, दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन है, 7 की 7 सीटों पर, मतलब जो एक साथ घेरे का चक्रव्यूह था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो तोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश, वहां कहीं ना कहीं गाड़ी फंस गई। अभी स्थिति क्या है, क्या तस्वीर अभी चल रही है, जरा वो क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे की चीजों को समझिए। जी, पहला तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, 243 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 21 सीटें वो जीत चुकी है, 222 को लीड कर रही है, लीडिंग है। कांग्रेस 98 पे लीडिंग है और 91 अभी लीडिंग है, 7 जीत चुकी है, टोटल 98 सीटों पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दिलचस्प है, टीएमसी का, टीएमसी 29 सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा डीएमके 22 सीटों पर आगे चल रही है, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो बाकी सब एक एक दो दो सीटों वाली पार्टियां हैं। तो बीजेपी 243, मतलब अपने 2019 के जो नतीजे उनके पास आए थे उससे बहुत पीछे है, बहुत नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान उसको उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके बाद उसको हरियाणा में भी नुकसान हो रहा है, राजस्थान में भी नुकसान हो रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश ठीक है, गुजरात ठीक है, लेकिन उसको जो बंगाल में भी नुकसान हुआ, जिस पे बंगाल में प्रधानमंत्री जी उम्मीद कर रहे थे कि वो रिकवरी कर लेंगे जो नुकसान होगा। और इसके अलावा जो उनको नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में शायद एक आध सीट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछली बार मुझे लगता है सारी सीटें जीती थी, नहीं, 9 सीटें जीती थी जी। हाँ, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों का नुकसान है। बिल्कुल। और कई दिग्गज भी धराशायी हुए हैं,
खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में भी समझते हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं। जी। संजीव जी, बड़े बड़े दिग्गजों के विकेट गिरे हैं, क्या क्या नाम है पहले तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि आप ये गाड़ी जो उत्तर प्रदेश में फंस गई भारतीय जनता पार्टी की, क्या उम्मीद है आपसे? जब हमारी पिछली बार बात हुई थी तो आप कह रहे थे नुकसान होगा, लेकिन आपको इतना बड़ा नुकसान होगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी, इतने बड़े नुकसान की उम्मीद तो हमें नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा माना जाता है जो अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। लेकिन इस चुनाव में लगता है नरेंद्र मोदी जी प्रचार जितना भी किए, या कारण जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है जो मुस्लिम बहुत टैक्टिकली वोट किए हैं। वो तो हमेशा करते हैं, ये कोई नई इस बात नहीं चुनाव है। में उस हिसाब से जो हमारे कह लीजिए हिंदू वोटर हैं, जो भी भाजपा की रणनीति थी जो हम हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करें, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। तो पोलराइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर ये हिंदू वोट अगर पोलराइज्ड होते तो हो सकता था चुनाव में नतीजे कुछ और आते, लेकिन अब चूंकि नतीजे जो आ गए हैं उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी, पोलराइज नहीं हुए, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे, खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने उठाए थे, और वो एक जमीन पर नजर भी आ रहा था, कैपिटल हेडलाइंस पर लगातार हमने बात भी की थी इस बात की। पहले चरण और दूसरे चरण में वोटर्स की उदासीनता नजर आई थी, और तीसरे चरण से जब चुनाव खासतौर पर मैनपुरी और उससे आगे बढ़ा तो उसके बाद ऐसा लगा कि बेरोजगारी का मुद्दा, जो पीडीए का एक अलायंस समाजवादी पार्टी ने बनाया था, वो मुद्दा असर दिखाने लगा खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक दिलचस्प राज्य है, बराबर में ही बिहार है। बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश को समझते हैं। महेंद्र जी, उत्तर प्रदेश पे बात करना आज बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसा मैंने सवाल संजीव जी से किया था, संजीव जी को लगता है कि उस तरह का पोलराइजेशन हिंदू वोटों का नहीं हुआ, लेकिन उस पर बात पर आने के पहले मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, वो जो दिग्गज नाम है जी, जो धाराशाही हुए हैं इस चुनाव में, किस किस का नाम आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल, वो बहुत बड़े नाम है। एक मिनट के लिए मैं टैली बता दूं, हमारे पास खुल गई है। समाजवादी पार्टी 36, बीजेपी 34, यानी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। कुल 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं। दो सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, लेकिन चुनाव लोकसभा का उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से लड़ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाते हैं तमाम रेटिंग में, वो गोरखपुर से हैं, पूर्वांचल से हैं, लेकिन वहाँ एक सूपड़ा साफ हो गया है। और आप जो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 36 सीटें मिलने जा रही हैं, और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बार फिर बनने जा रही है। किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव जब अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, तब 36 उनका बेस्ट प्रदर्शन था। जी बिल्कुल, और जिस पे पूरे देश की नजरें थी, रायबरेली और अमेठी। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीत रहे हैं, लेकिन अमेठी से बहुत बीजेपी के लिए बुरी खबर है। स्मृति ईरानी अभी डिक्लेयर तो नहीं हुई, लेकिन पीछे है, और वो भी 1 लाख वोट से। पिछली बार 50,000 वोटों से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, उनका पूरे भारत के अंदर एक डंका बजा था। और इस बार राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए, किशोरी शर्मा को वहां से खड़ा किया। बिल्कुल, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जो कि गांधी परिवार के बहुत नजदीकी हैं, सोनिया गांधी का काम देखते थे वहां पर, राहुल गांधी का भी काम देखते थे वहां पर, उनके परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे थे, सांसद प्रतिनिधि तो थे ही, तो उनको लड़ाया। और ये मूव जो है कांग्रेस का, बीजेपी को बिल्कुल भान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और अब बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस के एक छोटे से वर्कर ने हरा दिया। डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो स्मृति ईरानी की हार शायद बीजेपी भुला नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ी हार है। इसके अलावा बहुत सारे दिग्गज हैं जो हारे हैं, करीब करीब अगर 30 सीटें उनकी कम आ रही हैं तो 30 सीटों में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे टेनी जी, गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी। पिछली बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जब वहां से 5 विधानसभा सीटें लखीमपुर खीरी से जीती थी, तो दावा किया कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं रहा।
लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे जिनका नाम आया, खासतौर पर उनके बेटे का नाम आया था, वो एक जो जीप से मिसहैप हुआ था जिसमें बिल्कुल। उनके बेटे एक्यूज है, और टेनी को कहीं ना कहीं क्या उसका असर आप देख रहे हैं या ये लहर का असर है? नहीं, निश्चित तौर पे वहाँ स्थानीय किसानों का गुस्सा था, और वहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी के किसान हैं उस सीट पर, और वो गुस्सा था, वो एकजुट हो गए थे। उन्होंने इस बार सबक सिखाने की उन्होंने बहुत डिमांड्स की कि आप कम से कम ये दिखिए तो कि आप न्याय हो रहा हमारे साथ, लेकिन वो होता दिखा नहीं शायद, और इसीलिए किसानों ने एक तरीके से ये कहा जाए कि उन्होंने अपना लोकतांत्रिक तरीके से बदला लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग सीट आप जो फैजाबाद, अयोध्या, जो बहुत नरेटिव सेट किया गया था कि राम मंदिर जिसको जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, फैजाबाद सीट का हमारे पास खुल रहा है आंकड़ा, और आप देखिए कि वहाँ अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के वो जीत रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, और जो लल्लू सिंह बहुजन समाज पार्टी के, शायद ये भारतीय जनता पार्टी के, और ये करीब 49,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो यानी इस समय लगभग वोटिंग बिल्कुल वोटिंग पूरी होने होगी। लल्लू सिंह जी के बारे में हम समझ लेते हैं, हमारे साथ संजीव जी भी हैं, व्यक्तिगत तौर पर लल्लू सिंह जी को जानते हैं, उनकी राजनीति को भी करीबी से देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के उस इलाके में ये अयोध्या गए भी थे। संजीव जी, क्या लग रहा है लल्लू सिंह कहाँ चूक गए? ये राम मंदिर का असर, आप अयोध्या से अगर चुनाव हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका क्या होगा? नहीं, अयोध्या से अगर हारते हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अयोध्या से तो नहीं हारना चाहिए, क्योंकि श्री राम मंदिर का बनना अयोध्या वासियों के लिए या उसके आसपास के लोगों के लिए एक रोज़गार का बेहतर साधन बन रहा है, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन आप नतीजे तो बता रहे हैं कि हार रहे हैं, हारना नहीं चाहिए, ये तो एक उम्मीद है, लेकिन अब तो वोटिंग मशीन से नतीजे बाहर आ गए हैं। संजीव जी, तो नतीजे आपको क्या लगता है? आप व्यक्तिगत तौर पर भी लल्लू सिंह जी को जानते हैं, 2 बार वो चुने गए, 14, 19, क्या आपको क्या कारण लगता है? देखिए, कारण जो हमें लगता है, चुनाव पूर्व गठबंधन जो कांग्रेस और सपा का हुआ है, ये बहुत बड़ा फर्क लाया है, और हमें क्या लगता है इसमें एक असर ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी पर कहा जाता है कि कथित तौर पर कहा जाता है कि एक दबाव था, जो बहुजन समाज पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और संविधान बदलने की बात की गई, तो दलित वोटर पहली बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठा हुआ नजर आया। आप भी क्या नतीजों के बाद ऐसा देख रहे हैं? जरूर ऐसा देखने में एकदम आ रहा है। मुस्लिम यादव वोटों के साथ जो ओबीसी है, ओबीसी वोटर भी साइकिल पर सवार है, और इसी वजह से अयोध्या कह लीजिए या फैजाबाद कह लीजिए, वहाँ से लल्लू जी हारने की कगार पर हैं। जी बिल्कुल, और मैं ये समझना चाहूंगा महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश में तो सीट दर सीट हम बाद में एक विश्लेषण करेंगे, कौन कौन बड़े लोग हारे उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जी, बिहार में आपने देखा राजनीति को बार बार बदलते देखा, और ये कहा जा रहा था हमेशा से, अमित शाह साहब ने भी 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा था कि बिहार में 2 बड़ी ताकतें हैं, जब वो एक साथ 3 बड़ी ताकतें हैं जिनमें से 2 बड़ी ताकतें एक साथ होती हैं, मतलब जेडीयू बीच में रहती है, अगर वो बीजेपी के साथ होती है तो बीजेपी अच्छा करती है, आरजेडी के साथ होती है तो आरजेडी अच्छा करती है। इस बार जब नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी के साथ चले गए थे, इंडिया अलायंस मजबूत हुआ था, तब बीजेपी ने कहा था कि हम दोबारा नीतीश कुमार के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, उन्हें अपने साथ नहीं लेंगे। लेकिन ड्रामेटिक चेंज हुआ जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आकर दोबारा उन्होंने सरकार बनाई, तो कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया, सिर्फ जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन वरीयता क्रम में 3रे नंबर पर माने जाते हैं, वो जरूर गए थे। और चुनाव के पहले नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, लेकिन ये लगा कि नीतीश कुमार आने से एनडीए को फायदा मिला। निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा मिला नीतीश कुमार के आने पर। नीतीश कुमार को देखो, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब खत्म है, लेकिन इस बार जब आप नतीजे मेरे सामने टैली है, जेडीयू जिसमें कि 12 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। नीतीश कुमार किधर भी जाएं
चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएं, जो इसके वो फाउंडर हैं, जो उन्होंने शुरुआत की थी, अगर उधर जाते हैं तो नतीजे उधर की तरफ होते हैं। तो नीतीश कुमार को आप माइनस नहीं कर सकते, उनकी पॉलिटिक्स को माइनस नहीं कर सकते। वो वाकई में चाणक्य हैं। बाकी बहुत सारे लोग अपने आप को चाणक्य की भूमिका में कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार असल में चाणक्य हैं। और ये फायदा बीजेपी को मिला, नीतीश कुमार को नहीं फायदा मिला, बीजेपी को फायदा मिला। मैं ये इसलिए कहूँगा, नीतीश कुमार जिधर भी जाते उनकी वो सीटें आनी आनी, अब जिधर जाते हैं उधर उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। बीजेपी को जो 12 सीटों पे लीड मिल रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है। महेंद्र भाई, इस समय मैं थोड़ा सा अपना भी मतलब जिसे कहा जाए कि सेल्फ प्रेस करना चाहूंगा। जो मैं आपकी टैली देख रहा हूँ, जेडीयू को 12, बीजेपी को 12, एलजेपी को 5 जी। तो हमारा आपका अनुमान जो था वो भी जेडीयू को 12, बीजेपी को 12, एलजेपी को जरूर हमने 4 कहा था। बिहार में सीट दर सीट हमने बिल्कुल चरण दर चरण बात की थी, और हमारा आपका अनुमान बिल्कुल मोटा मोटा यही मोटा था। मोटा बिल्कुल ये हमारा आपका अनुमान मोटा मोटा बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम लोगों ने चूंकि ग्राउंड पे देखा था, जो वो हम लोग कह रहे थे, निश्चित तौर पर एलजेपी को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये 5 की 5 सीट, क्योंकि वहां पर सीपीआईएमएल के कुछ कैंडिडेट बहुत मजबूत थे, लेकिन बावजूद एलजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा आरजेडी को लेकर के थोड़ा सा तेजस्वी ने जितनी मेहनत की थी, वो रिजल्ट्स में मेहनत वो नजर नहीं आ रही जो उत्तर प्रदेश में नजर आई। अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई। हालांकि मैं खुद मानूंगा कि हम एक हवा देख रहे थे, एक अंडर करंट देख रहे थे। अखिलेश यादव की भी 28 सीटें आने का हमें अनुमान था, लेकिन उम्मीद से बढ़कर, और कांग्रेस का तो एक तरीके से रिफॉर्मेशन हो गया। 2 शहजादों की बात की जा रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब ये पोस्टर पीके के कहने पे बनाया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, तब ये पोस्टर नजर आता था अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का। इस बार नारा बदला, पीडीए का नारा था। इंडिया गठबंधन से ज़्यादा पीडीए की वहाँ बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में। उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का साथ पाकर कांग्रेस ने भी किया, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव जब आप देखते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। एक तरीके से रिफॉर्मेशन हो गया है। समाजवादी पार्टी के साथ आकर कांग्रेस को नई ताकत मिली है। रायबरेली और अमेठी में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये अचानक क्या हुआ, ये कहां नब्ज पकड़ने में चूक गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा प्रयोग किया, प्रयोगशाला भी बताया गया। आप क्या कहेंगे, कहां चूक कहां हुई? देखिए, चूक अगर कहें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी आए दिन आप देखे होंगे जो यहाँ कांग्रेस से नेताओं के पतझड़ जो लगी हुई थी, वो बीजेपी में आकर के, लेकिन कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल पा रहा था। तो एक हमें लगता है जो कार्यकर्ता थोड़े बहुत नाराज होंगे, इसका भी एक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। जी, और इस बीच हमारी खुशकिस्मती है कि एक और संपादक, मतलब 2 संपादक हमारे साथ थे। एक बड़े संपादक जो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के संपादक हैं, जितेंद्र तिवारी जी, वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो नतीजे अब तो लगभग क्लियर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार नहीं जा रहा है, और 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में आगे है। सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी पीछे चली गई। क्या वजह आप देखते हैं, किस तरह आप देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आप कह सकते हैं कि एक सपना जरूर टूटा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं टूटी। कारण इससे समझिए कि कोई तीसरी बार में अगर सपना देखता है, 400 पार का नारा देता है, खुलकर सामने आता है, तो वो सपना देखने में भिखारी नहीं था, वो सपना उसने बड़ा देखा। वो सपना नीचे तक नहीं उतरा। इसके बावजूद भी अगर वो 240 सीटें तीसरे टर्म में ला रहे हैं, तो इसको ये तो जरूर कहेंगे कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं आए, पर और कह भी सकते हैं कि वो अप्रत्याशित भी हैं। कम से कम उनको अंदर खाने तो ऐसा लगता ही था कि हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व था,
उसको लेके लोगों को थोड़ा सा झटका लगाया, खासकर उनके समर्थक वर्ग को। जहाँ तक राजनीति की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए वो बहुत अप्रत्याशित थे, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो वो एक प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, लेकिन 2022 में उसमें काफ़ी गिरावट हुई थी। दूसरा ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी है उस समय पर थोड़ा सा ऊहापोह था, कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी को गए, कुछ कहीं गए, लेकिन इस बार पूरा का पूरा वोट कंसोलिडेट होकर जो एक पक्ष का है, खासकर मैं स्पष्ट कहूँ तो जिनकी वो राजनीति करते हैं, जिनकी राजनीति का, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वोट, बिल्कुल, कि मुस्लिम वोट को वो अपने पीछे कंसोलिडेट करने में सफल रहे। पूरा मुस्लिम वर्ग एक तरफ गया, हिंदू मुस्लिम के नाते जो बंटवारा हुआ उसमें जो मुस्लिम पक्ष था वो यूनाइट रहा, लेकिन जो मैं कहूँगा कि जिस उम्मीद से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने उस लाइन को पकड़ा, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को वो मतदान केंद्रों तक लाने में सफल नहीं रहे, और जिस प्रकार से पोलिंग परसेंट डाउन गया, अब उसके विश्लेषण वो लोग भी करेंगे, लेकिन जो मोटा मोटा दिखता है कि एक तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट, दूसरा उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया उसका, तीसरा जो ये जो कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण होगा कि जो आरक्षण को लेकर उन्होंने बार बार चीज़ें कही, ये आरक्षण खत्म कर देंगे या जो कुछ भी उन सब का प्रचार हुआ, उसका कोई ना कोई लाभ समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर हुआ है। और जिस समय उनकी रैलियां चल रही थी, उन रैलियों के समय में जिस प्रकार से युवा सामने आ रहे थे और जिस प्रकार से कुछ सभाएं भंग हो गई या वहाँ दंडता हुई, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल उसको दंडता समझ रहे थे। मैं समझता हूँ कि समझने का फेर हुआ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अंडर करंट था और उसका उत्साह था। उत्साह। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपने संविधान वाली बात कही, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अंदर से जानते हैं, आरएसएस की राजनीति, आरएसएस तो राजनीति करता नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से जानते, पहचानते, समझते हैं। एक बीच चुनाव में एक बात और चली थी कि आरएसएस ने दूरी बना रखी है, बीजेपी और आरएसएस में दूरी है। जेपी नड्डा साहब का इंडियन एक्सप्रेस में जब इंटरव्यू आया, ये बात खुलकर सतह पर आ गई कि आज भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। और जिस उदासीनता की अभी आप बात कर रहे थे, वो उदासीनता बूथ पर इसलिए लोग मान रहे थे कि बूथ पर निकालकर आरएसएस के वर्कर ही लाते थे वोटर्स को, वो दूरी रही। आप मानते हैं कि इसका भी कुछ असर रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, जो लोग संघ को जानते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, इनका एक गर्भनाल वाला संबंध है। लेकिन वो इस बार कुछ टूटा हुआ नहीं लगा? नहीं, गर्भनाल से बच्चा अगर अलग हो जाए तो माँ से अलग होता नहीं, अब बच्चा कह रहा है कि हम बड़े हो गए। बच्चा ये कह रहा बड़ा हो गया, ये तो नहीं कह रहा तुम मेरे बाप नहीं रहे। एक जो अर्थ निकाला गया नड्डा साहब के बयान का, वो तो यही था। उन्होंने केवल इतना कहा, पूरा इंटरव्यू ध्यान से मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सब प्रकार का सहयोग लेते थे, आज हम सक्षम हो गए। सक्षम होने का ये अर्थ नहीं होता है कि अब हमारा परिवार से कोई नाता नहीं रहा। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधी राजनीति नहीं करता है, आप भी जानते। जब वो भारतीय जनता पार्टी से जितना जहाँ जहाँ सहयोग मांगता है, जहाँ जहाँ वो उनसे परामर्श लेता है, जिन सीटों के बारे में भी अगर वो कहता है कि हम कैंडिडेट बदलेंगे या ये करेंगे, अगर वो परामर्श मांगता है तो संघ परामर्श देता है। संघ अपनी ओर से कंपेल नहीं करता है, ये करिए। पहली बात। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण में, मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत सलाह नहीं ली होगी, वो सक्षम है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है, अगर वो खड़े होकर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे और अगर बिना संघ के सपोर्ट के भी 245 सीटें वो पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं दूसरे रूप में देखता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हो गया हूँ, और वो ये ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि आपका 303 से नीचे आना, 60 सीट नीचे आना या 50 सीट नीचे आना, जो भी आप बहुमत से थोड़ा दूर रह गए, तो आगे अगली 5 साल चलाने वाली सरकार में आप जितने
मजबूती के साथ सरकार चला रहे थे। आपको कठिनाई होगी, आपको कुछ 2-4 दलों को समर्थन लेना पड़ेगा, लेकिन यह भी ठीक है कि तीसरी बार वो सत्ता में आ रहे हैं। और अगर वो अपने दम पर आ रहे हैं, अपनी नीतियों से आ रहे हैं, खुद का अंदर एक नैतिक बल लेके आ रहे हैं कि हम अपने सक्षम हो गए, तो मैं समझता हूँ तो भी बड़ी बात है। मैं इसको निराशा की दृष्टि से नहीं देखता। जी, आप निराशा की दृष्टि से नहीं देख रहे, लेकिन एक पत्रकार, एक संपादक के तौर पर क्या समझते हैं? एक सवाल बड़ा यहाँ पर निकलता है इन नतीजों से कि जो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, ये तस्वीरें पहले से सामने आ रही थी। तो मैं समझना चाहूंगा पहले महेंद्र जी से, फिर जितेंद्र जी से भी यही सवाल करूंगा और संजीव जी से भी। आपको क्या लगता है कि ये 3 राज्य कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कमी रह गई या विपक्षी दल एक साथ ज्यादा बेहतर तरीके से आ गए? निश्चित तौर पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कमी भी रही होगी, कोई ना कोई स्ट्रेटजिकली उसमें कुछ कमी रही होगी, स्ट्रेटजी नहीं बन पाई होगी उस तरीके के। दूसरा, विपक्षी दलों ने भी बहुत एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश की होगी और तमाम, क्योंकि रिजल्ट्स जब आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर एक साथ काम करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि पूरे कैंपेन को अगर देखा जाए, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के कैंपेन को और साउथ इंडिया के कैंपेन को, तो बहुत अलग अंतर आपको समझ में आएगा। नॉर्थ इंडिया में जो मुद्दे चलते हैं वो साउथ में बिल्कुल नहीं चलते हैं। अब अगर आप एक नैरेटिव सेट करते हैं, मान लिया हिंदू मुसलमान का भी नैरेटिव अगर सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो साउथ में, तमिलनाडु में वो नैरेटिव चले। तमिलनाडु में वो नैरेटिव नहीं चलेगा। और जैसे कि उम्मीद थी बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ अच्छे रिजल्ट्स की, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद थी। कई लोग तो एग्जिट पोल के नतीजे देख के ये कह रहे थे कि देखिए तमिलनाडु में तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो हिंदुत्व का विरोध कर रहे थे, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप देखिए वहाँ खाता नहीं खुला। केरल में जरूर थ्रिसूर में एक सीट मिल गई है बीजेपी को, ये उत्साह बढ़ाने वाली और बात है ये बीजेपी के लिए। थ्रिसूर की सीट मानी भी जा रही थी कि मिल जाएगी शायद इस बार, बड़ी मेहनत वहाँ हुई थी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो और साउथ में ऐसा नहीं कि आरएसएस नहीं है, नहीं, लेकिन मैं इन राज्यों पर खास तौर पे बात कर रहा हूं जहां पर उम्मीद थी, दिख रहा था कि कुछ नाराजगी है लोगों की, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, और वहां बीजेपी ने भी गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वर्क उस तरह से नहीं किया जो रिजल्ट बता रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में तो अलग मामला था। महाराष्ट्र में बड़े सेंटिमेंटल लोग, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको नाराजगी ये थी कि शिवसेना को तोड़ा क्यों। आपने शिवसेना को लेकर के बड़ी नाराजगी थी लोगों में कि आप उनको तोड़ते नहीं, और वो वहां पर दिखी नाराजगी। तो शिवसेना को अच्छी सीटें मिली, जीती वहां पर। शरद पवार की पार्टी को अच्छी मिली, क्योंकि ये नाराजगी थी। अब है नाराजगी तो है इस तरीके की, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, दूसरा एक कुनबी वोटर्स हैं वहां पर जो बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में है, और जिनका आंदोलन भी चल रहा था, और वो नाराजगी बीजेपी को निश्चित तौर पर भारी पड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से एक नैरेटिव और सेट हुआ, जो उद्धव ठाकरे को जिसका बेनिफिट मिला, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कहा कि असली और नकली वाला मामला, सेंटिमेंटल आदमी है मराठी लोग, और वो उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग शायद समझते हैं कि बहुत असर नहीं डालेंगे, लेकिन असर उन मुद्दों ने डाला। वहाँ पर किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा रहता है, वहाँ पर तो उन मुद्दों को अगर एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान हुआ। तो एक चीज़ तो ये कि वहाँ पर जो टूटी, ये पार्टियाँ जो टूटी, इनका जो असर आया वो बीजेपी पे पड़ा, और उन पार्टियों में जो ओरिजिनल पार्टियाँ एनसीपी या जो उद्धव ठाकरे की, लोगों ने मुहर लगा दी कि यही ओरिजिनल एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या की सीट ये लोग हार रहे हैं, इसका मतलब राम मंदिर का मुद्दा यहाँ बिल्कुल नहीं चला। भले ही उस पर बड़ी कोशिश की कि शायद चल जाए, लेकिन नहीं चला। एक ये कह सकते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब लोगों ने कहा ये तो मुद्दा पूरा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर का मुद्दा मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में सेना में बहुत लोग जाते हैं, तो अग्निवीर का मुद्दा निश्चित तौर पर काम कर रहा होगा। रिजर्वेशन का मुद्दा निश्चित तौर पर काम किया है। और इसके अलावा अगर आप कहें कि महंगाई वगैरह, यूपी में बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और व्यापार भी अगर कोई करना चाहे तो उतना अच्छा
यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सारी चीज़ें फैसिलिटी उस तरीके की नहीं जितना कि साउथ के स्टेट्स में है। कर्नाटका में आप कह सकते हैं अपना रोजगार करिए, बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग कर्नाटक में जाते हैं, अपना जो आईटी सेक्टर के लोग हैं बेंगलोर चले जाते हैं, वहाँ कहते हैं बहुत अच्छा वो सारा। तो वो आपको लगता है कि एक कमी रही? बिल्कुल, बेरोजगारी कमी रही जिसको मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पाया। हर थोड़े थोड़े समय में एग्जामिनेशन कैंसिल होते रहे, उनका कोई नतीजा नहीं आया। पेपर लीक वाला हो, चाहे टीचर्स का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, ये भर्ती नहीं हुई। तो ये एक बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये सारी चीजें रही। जो नरेटिव सेट किया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान वाली बात, वो भी लोगों को समझ में आई बात, क्योंकि पूर्वांचल का बड़ा सेंसिटिव है। अगर संविधान और वो सारी चीज़ों की बात होगी तो बहुत सेंसिटिव वोटर्स है। तो एक मुझे लगता है कि ये भी एक कारण इसमें रहा होगा। बीजेपी लड़ी बड़ी ताकत से, इसमें कोई दो राय नहीं। आज ही खास तौर पर प्रधानमंत्री ने तो बहुत ही जोर लगाया, योगी आदित्यनाथ भी लगातार सबसे सक्रिय लगे। सर, मैं आपसे भी इन्हीं तीनों राज्यों का समझना चाहूंगा कि आपका अपना क्या आकलन है, क्यों बीजेपी ने अपना ग्राउंड खो दिया? ग्राउंड कहाँ खो दिया? अगर आप 71, 72 या 75 जीतने की बात करते हैं और आप 32-34 पे रह जाते हैं, अगर आप राजस्थान में बराबरी पर आ जाते हैं जहां आपने सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में भी आपकी ताकत हाफ हो जाती है, तो आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता, मैंने कहा ना कि हम ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कि जैसे किसी बच्चे को पढ़ाए हम साल भर और सोचे कि उसके 75-80%, 90% मार्क आने चाहिए या 95%। मोदी जी से तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि 100% आने चाहिए। 75-80 तो सामान्य, अगर अटल जी के टाइम में 75-80 और 60 की आप बात करते हैं, मोदी जी का तो स्ट्राइक रेट अमित शाह जी की डेडली जोड़ी है। देखिए, जो आप स्ट्राइक रेट डब्बे में वो मानता हूँ, एक विश्वास बन गया, विश्वास भरोसा बना कि वो उनका चेहरा ऐसा था। लेकिन क्योंकि इसमें तो मतदाता शामिल है ना जी, बाकी खिलाड़ी भी हैं, उसके बावजूद भी अगर फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, 50% सीट की आपके पास है, तो आप उसमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये इस निराशा से उबर जाएंगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह की बातें अभी थोड़ी देर पहले मेरे लोग उन्होंने कहा, ठीक है, हम मानते हैं हमारी उम्मीदों से कम परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत कम है, हम बढ़ना चाहते थे। हम 400 के पार नारा इसलिए दे रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता खूब मोबिलाइज हो, पर ऐसा लगता है कि विकास या मोदी जी का जो एक कल्पना है भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से वो चीज़ें हम सब करने के बाद भी लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, और लोग एक बार फिर फ्री राशन, मतलब केवल बड़ी चीजें नहीं की उन्होंने, फ्री राशन इस तरह की चीजें भी की है। और जगह भी चीजें हुई हैं, लोगों ने 1 लाख रुपए साल देने की घोषणाएं की हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि भारत का मतदाता, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि भारत का मतदाता कम जागरूक है, परंतु भारत की जो 1952 से लेके अब तक चुनाव प्रक्रिया चली, ये तो पहली बार है। पहली बार ईवीएम की जान बच गई, नहीं तो कल तक तो ये ईवीएम के पीछे और एग्जिट पोल के पीछे पड़े। चुनाव आयोग भी था उसमें चुनाव आयोग भी था। अब वो कह रहे हैं 200 सीटें जीत गए, तो कह रहे हैं ना फ्री एंड फेयर हुआ है। अरे ये वो कांग्रेस के लोग थे जो ठाकुर साहब के घर में बैठ के पूरे गाँव के वोट डालते थे, तब भी 50% वोट पड़ते थे पूरे देश में। अब 65% वोट पड़ने लगा है, जनता देने लगी है। उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये जो फ्रीबीज चलते हैं, या तो उनका प्रभाव है, या अभी भी वो जाति के समीकरण, धर्म के संस्करण, यानी आप अगर कहें, मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर ये चुनाव सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ बेरोजगारी पे लड़ा गया होता, तो अगर ये परिणाम आते तो मानते हम कि हाँ, ये वास्तविक मुद्दों पर परिणाम आए हैं। क्या कि अभी भी जो मुद्दे हैं, जैसे अगर आप कहें, मैंने कहा कि पूरा एक वर्ग एक तरफ गया। दूसरी बात ये भी संभव है कि पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट होकर लड़ा, यानी कि 300 से ज्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार देने की कोशिश थी, वो कामयाब हुई है। यानी कि पिछली बार में जो विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी फेल हुई थी, इस बार उन्होंने, और देखिए समाजवादी पार्टी ने रिस्क लिया
8 बार टिकट बदले कई जगह पे। जी, उनको लगा कि रामपुर हार जाएंगे तो बदल दिया। कन्नौज, बदायूं, रामपुर कई सीटें थी, आजमगढ़ की सीट दिया, बदल दिया। तो उन्होंने कुछ, इसका मतलब जो तैयारी, इसमें बिल्कुल क्रेडिट, अगर नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता है तो अखिलेश यादव को क्रेडिट जाना चाहिए कि, और उन्होंने शिवपाल जी को अपने साथ रखा। पिछली बार वो अलग अलग थे, उसका तो उसको परिणाम हुआ। तो कुल मिला के जो जमीनी राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बेहतर तालमेल से जो काम किया। और फिर मैं कहूँगा कि जो मुद्दे थे, या तो भारतीय जनता पार्टी अपना डेवलपमेंट का मॉडल बहुत नीचे तक नहीं ले जा पाई, समझा नहीं पाई लोगों को। कुछ स्थानीय सांसदों से हम जब फील्ड में थे नाराजगी थी, निश्चित टिकट नहीं बदली गई। पहली बार जो लिस्ट आई जिसमें 51 कैंडिडेट यूपी के डिक्लेयर हुए थे, 47 वही चेहरे थे, वो नाराजगी भी कहीं आप देखते हैं? जैसे कि देखिए, दिल्ली में अब दोनों चीज है। आप जो दूसरे दलों से लोग आए थे उनको भी लोगों ने खारिज कर दिया है जी, यानी जो भाजपा में अंतिम समय में आए वो भी हार गए, कुछ जीत गए। तो ये तो हर सीट का अलग अलग विषय। अब दिल्ली में 6 के 6 नए थे। हाँ, इसलिए वहाँ दिल्ली में हमने गठजोड़ को फेल कर दिया। वो यहाँ जीत के नहीं हुई। दिल्ली में तो जीत हार के कारण अलग है। देखिए, दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस को साफ किया, तो कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गए और आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ नहीं गए। इसलिए आप कन्हैया कुमार की जीत का हार देख लीजिए कितनी बड़ी होने वाली है, या बाकी लोग देख लें। यहाँ तो दोनों अलग अलग लड़े। यहाँ अब आप समझिए कि चुनाव के बीच में प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए पार्टी, इसीलिए कि भाई हमारा तो भविष्य खत्म हो जाए। ये पंजाब में भी दोनों अलग अलग लड़े हैं, तो पंजाब में दोनों की अलग अलग सीटें आ रही हैं। अभी तो देखिए, ये ठीक है जीत गए हैं, जैसे ये कयास लगाए जाते हैं ना कि अभी लोग कह रहे हैं कि अरे साहब टीडीपी वाले बेपेंदी के लोटे हैं या जेडीयू वाले इधर उधर चले जाएंगे, वो चीज़ क्या इधर नहीं होने वाली है। तो मतलब आपको लग रहा है कि एनडीए नहीं टूटेगा, इंडिया अलायंस कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी देखिए एक 2 घंटे बाद लगभग स्थिति पूरी स्पष्ट होने वाली है। यानी अभी तक कुल घोषित तो 29-30 सीटें ही हुई है। 543 में से जो चुनाव आयोग घोषित किया है वो लगभग 30-32 सीटें। अंतिम दौर की मतगणना चल रही है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि आप ध्यान से समझिएगा इसको, कि पहले दौर से जब से चुनाव शुरू हुए, जब बैलेट गिने जाते थे, तो जैसे कोई भी जिला केंद्र है, शहर है, उसकी गिनती सबसे बाद में आती थी। सबसे पहले जैसे मैं ही पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो पहले वो पूरनपुर आएगा, बीसलपुर आएगा, बरखेड़ा आएगा, वो खुलेंगे, एक एक वहाँ की सारी सीटें आएंगी, खुलेंगी, और लास्ट में शहर खुलता था। तो परिणाम बदलते थे, लोग सोचते थे अरे क्या हो गया, हम तो शुरू में जीत रहे थे। अभी ये जो अंतिम दौर की मतगणना आ रही है, इसमें बहुत सारे परिणाम बदल भी सकते हैं, इसलिए अंतिम टैली क्या है मैं नहीं कह सकता। यानी 240 के 250 भी हो सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो मार्जिन मैं देख रहा हूँ वो कहीं 700 वोट का है, कहीं 1200 वोट का है। आप भी देख ही रहोगे, कहीं 3000 वोट है, कहीं 5। देखिए, जो अंतर 25,000 वोट से आगे जाता है आखिरी राउंड में, उसका मानना हो जाता है कि अब ये क्लियर है, अब ये हारने वाले नहीं, तो प्रत्याशी पहले ही घर चला जाता है। आप क्या बता रहे हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर मैं बताने वाला हूँ आपको। आजाद समाज पार्टी जी, चंद्रशेखर रावण, आजाद, वो जीत गए नगीना से, और बड़ी अच्छी मार्जिन से जीते। जी बिल्कुल, उनके जीतने की बड़ी चर्चा थी, जबकि उनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी ने उनका विरोध किया था। जो मायावती के भतीजे हैं, उन्होंने उनका विरोध किया था। और इस बीच में मैं कहना चाहूंगा, जितेंद्र तिवारी जी बहुत अनुभवी संपादक हैं, हम इनसे दोबारा भी बात करेंगे जब पूरी टैली आ जाएगी। संजीव जी से आखिर में समझ लेते हैं कि इन 4 राज्यों में जो बीजेपी की स्थिति डलमल हुई है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। कि कारण तो कई है, हार और जीत के एक कारण नहीं होते हैं, कई कारण होते हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे जो फ्री बीज, तो फ्री बीज भी एक आम मतदाताओं को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है फ्री बीज का जो है सपना दिखाते हैं। तो उन्होंने सपना दिखाया और उसमें निश्चित रूप से जो मतदाता है वो फंसे होंगे। तो एक बात तो ये रही। दूसरा, दुष्प्रचार का ये जो
बीजेपी के कुछ सांसद बरवोलेपन में बोल गए, जो हम में 400 दीजिए तो हम ये करेंगे संविधान बदलने, और उस संविधान बदलने की बात को जो है विपक्षी पार्टियों ने खूब कहिए एक तरह से लपक लिया और उसके जरिए हो सकता है कुछ उसका भी असर हो। दूसरी बात, पोलराइजेशन नहीं हुआ। तीसरी बात, आप देखिए जो कुछ कैंडिडेट जो दूसरे दल से आए उसको हमने टिकट दिया, हमने अपने बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, एक ये भी बात हो सकती है। यानी कारण तो कई गिनाए जा सकते हैं या कई हैं जो मुझे लगता है। अब हार जीत के बाद पता चलेगा, और जो राजनीतिक दल हैं वो अपना जब आत्मविश्लेषण करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कहाँ उनसे चूक हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसका विश्लेषण तो एक लंबी समीक्षा है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से कोई सूपड़ा साफ हो गया हो। गुजरात जैसे राज्य में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार गढ़ है, कई लोग उसको बीजेपी की ओरिजिनल प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी कहते हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। केरल में, जैसा अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे, एक सीट जीतने में कामयाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ये उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। पूर्वोत्तर में अगर आप चले जाते हैं तो त्रिपुरा में 2 की 2 सीटें जीती हैं। इस तरह के कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने, ओडिशा में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जो राज्य डिसाइसिव थे, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के जादुई आंकड़े के पार ले जा सकते थे, उसमें उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, पश्चिम बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी और उम्मीद की जा रही थी कि वो टैली 30 के आसपास पहुंच सकती है। दावे कर रहे थे कई लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में होगा। महाराष्ट्र, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयोग किए, 2 पार्टियों में 2 फाड़ हुए और एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की गई। राजस्थान, जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता है, यहां से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं और समीक्षा का यह दौर आगे भी जारी रहेगा। ये अभी की जो स्थिति थी ये हमने आपके सामने रखी। 3 संपादकों ने आपसे बात की, और ये बातचीत आपको कैसी लगी और आपको किस तरह के इन नतीजों के कारण नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का उम्मीद से कम प्रदर्शन हो, समाजवादी पार्टी का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन हो। आप भी अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ, मिलने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए और कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।